हे जीनियर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियर्स, जो चैप्टर चल रहा था वो था अपना लेवरेज में आज अपन करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए फटाफट से कॉपी और पेन निकालते हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6 को भी आसान बनाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करें। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6, बीटाट्रॉनिक्स लिमिटेड हैज़ द फॉलोइंग बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन। तो बीटाट्रॉनिक्स लिमिटेड का हमें क्या क्या गिवन है? एक तो बैलेंस शीट और उसके साथ साथ इनकम स्टेटमेंट। सबसे पहले बैलेंस शीट दिख रही है आपको, इक्विटी, डेट, रिटेन अर्निंग, करंट लाइबिलिटीज, और यहाँ पर अपन को दे रखे हैं नेट फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट। तो ये गिवन है हमें बैलेंस शीट। इसके बाद इनकम स्टेटमेंट, तो ये हमें इनकम स्टेटमेंट दे रखा है। सेल्स 3,40,000, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग 60,000 डेप्रिसिएशन 1,20,000। तो हमें जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं वो दे रखे हैं 1,20,000, जिसमें से कि 60,000 किसका इंक्लूजन है? डेप्रिसिएशन का, यानी कि 1,20,000 में से 60,000 क्या है? डेप्रिसिएशन। आगे हमें दे रखा है EBIT, उसके बाद इंटरेस्ट, फिर EBT, फिर टैक्सेस, उसके बाद लास्ट अर्निंग आफ्टर टैक्स। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट पूरा उसी तरीके से दे रखा है। बस हम क्या करते हैं, पहले सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, फिर आता है हमारे में कंट्रीब्यूशन, उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते हैं, फिर आता है EBIT। ठीक है, तो हम भी उसी तरीके से करेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप घबराना नहीं। अब आते हैं हम क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। तो क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट पार्ट ए क्या बोल रहा है? डिटरमाइन द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एंड कंबाइन लेवरेज। मतलब हमें 3 लेवरेज कैलकुलेट करने हैं, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल, कंबाइन, यानी कि DOL भी कैलकुलेट करना है, DFL भी और DCL भी। ठीक है, एट द करंट सेल्स लेवल इफ ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अदर देन डेप्रिसिएशन आर वेरिएबल कॉस्ट। यानी क्या बोल रहे हैं कि ये जो सारे के सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, ये सारे के सारे क्या है? वेरिएबल कॉस्ट, लेकिन इसमें से आप डेप्रिसिएशन हटा दो। तो 1,20,000 में से अगर हम डेप्रिसिएशन हटा दें तो ये जो बचा ये होगा हमारा वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो यही चीज़ बोल रहे हैं, ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अदर देन डेप्रिसिएशन आर वेरिएबल कॉस्ट। ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अदर देन डेप्रिसिएशन आर वेरिएबल कॉस्ट। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो सारे के सारे थे उसमें से हमने डेप हटा दिया, तो ये जो बच गए वो हो गए वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, आगे देखें पार्ट बी। इफ टोटल एसेट्स रिमेन एट द सेम लेवल बट सेल्स के लिए 2 चीज़ें हैं, 1 और ये 2, यानी कि पार्ट बी में भी 2 पार्ट है। ठीक है, पार्ट बी में भी 2 पार्ट है। पहला बोल रहा है इंक्रीज बाय 20%, ये जो सेल्स है वो इंक्रीज कर गई कितने से? 20% से। और दूसरे पार्ट में बोल रहे हैं अगर वो डिक्रीज कर जाए 20% से। ठीक है, तो जब वो इंक्रीज कर जाएगी 20% से और जब वो डिक्रीज करेगी 20% से, तब EPS में क्या होगा? What will be the EPS, अर्निंग पर शेयर एट द न्यू सेल्स लेवल। तो जो करंट सेल्स लेवल था, यानी कि ये 3,40,000, अगर इसमें या तो हो सकता है इंक्रीमेंट आ जाए, या तो इंक्रीज हो जाए 20%, या फिर डिक्रीज हो जाए। तो जब वो इंक्रीज होगा 20% तब EPS में क्या होगा, और जब वो डिक्रीज होगा 20% तब EPS में क्या होगा, ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो चलो कॉपी पर आ जाते हैं। बहुत क्वेश्चन पढ़ लिया, अब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक इनकम स्टेटमेंट तैयार कर लो। इनकम स्टेटमेंट का सिंपल सा फॉर्मेट लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट चला जाएगा तो क्या बचेगा? कंट्रीब्यूशन,
माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। अब कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट हट गया तो EBIT माइनस इंटरेस्ट। अब ये आय हट गया तो क्या बचा खाली EBT अर्निंग बिफोर टैक्स। अर्निंग बिफोर टैक्स में से टैक्स हटा दो तो ये हो गया अर्निंग आफ्टर टैक्स। और जैसे कि इसमें EPS की बात कही थी यानी कि अर्निंग पर शेयर की बात करी थी तो हम EAT को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो ये आ जाएगा EPS। ठीक है, EAT को ही हमने डायरेक्ट डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, क्योंकि यहाँ पर प्रेफरेंस डिविडेंड तो था नहीं। अगर प्रेफरेंस डिविडेंड होता तो हम क्या करते, EAT में से पहले प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करते, उसके बाद जो बचता अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर उससे डिवाइड करते नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स को। ठीक है, लेकिन जहाँ पर प्रेफरेंस शेयर्स ही नहीं है वहाँ प्रेफरेंस डिविडेंड ही क्या देना, तो आसान हो जाता है। ठीक है, तो वही आसान से हमने कर दिया। अब एक एक करके सारी चीज़ें पुट करते हैं। सेल्स हमें दे रखी थी 3,40,000। वेरिएबल कॉस्ट हमने यहाँ पर ऊपर कैलकुलेट की थी ना कि 1,20,000 जो है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, और उसमें से अगर हमने डेप्रीसिएशन हटा दिया तो वो बच जाएगा वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट कितना हुआ 60,000। अब सेल्स में से आप लोग वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे तो 14 में से 6 गए 8, ये आ गया 2,80,000। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट थी ना वो डेप्रीसिएशन 60,000। 1,20,000 ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे, जिसमें से कि ये जो है वो वेरिएबल कॉस्ट है, यानी कि ये क्या होगा डेप्रीसिएशन फिक्स्ड कॉस्ट, तो 60,000 फिक्स्ड कॉस्ट। 8 में 6 गए 2, तो यहाँ पर बचा 2,20,000। ठीक है ना। अब आता है इंटरेस्ट की बारी। ये आ गया हमारा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब हमें इसमें से माइनस करना है इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर हमें दे रखा है डेट दे रखा है 6 लाख, और 6 लाख पे इंटरेस्ट रेट कितना है 10%। तो डेट हमें गिवन है 6 लाख और उस पर इंटरेस्ट रेट है 10%, तो ये आ गया 60,000। 12 में से 6 गए 6, तो ये बचेगा 1,60,000। ठीक है, अब हमें टैक्स माइनस करना है। टैक्स रेट दे रखा था क्या, यहाँ पर तो डायरेक्ट टैक्स ही दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, सीधे सीधे 56,000 लिखना है। 56,000। अब 1,60 में से 56 माइनस करोगे तो 1,04,000 आ गया। ठीक है, अब अगर हम इसे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दें तो हमें पता चल जाएगा EPS अर्निंग पर शेयर। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जानने के लिए अगेन हमें बैलेंस शीट में आना होगा। यहाँ में हमें पूरा अमाउंट दे रखा है कितना 8 लाख। हमें अमाउंट दे रखा है, और पर शेयर की कितनी कीमत है 10 रुपीज़। पर शेयर की कितनी कीमत है 10 रुपीज़। तो अमाउंट पूरा इतना दे रखा है और पर शेयर है 10 रुपीज़ का, तो यानी नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे यहीं से कैलकुलेट हो जाएगा 80,000। तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा EPS। तो 1,04,000 इक्विटी वालों के लिए बचा है, और इक्विटी वाले हैं कितने 80,000। तो एक शेयर पर हमने कितना कमाया 1.3। एक शेयर पर हमने कितना कमाया 1.3 अर्निंग पर शेयर, EPS आ गया। ये हमारा कैलकुलेट हो गया, पूरा इनकम स्टेटमेंट हमारा तैयार हो गया। अब एक एक करके जो जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी वो पूरी करते जाते हैं। तो सबसे पहले ए पार्ट था लेवरेज को लेकर, उसमें पहला हमें निकालना था डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। यानी अपना DOL। DOL का फॉर्मूला बताओ, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। ठीक है,
तो कंट्रीब्यूशन कितना है 2,80,000 और EBIT कितना है 2,20,000। तो यहाँ से हमारा DOL कैलकुलेट हो जाएगा 2,80,000 डिवाइड बाय कितना है 2,20,000, ये आ गया 1.27। ठीक है, DOL आ गया हमारा 1.27। नेक्स्ट, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, यानी DFL। तो DFL का क्या फॉर्मूला होता है? इसका होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT और इसका EBIT अपॉन EBT। अब तक तो आपको सारे क्वेश्चंस याद, फॉर्मूले याद ही हो गए होंगे। EBIT अपॉन EBT, EBIT 2,20,000 और EBT 1,60,000। अब 2,20,000 का डिवाइड करो 1,60,000 से, ये आ गया 1.375। तो राउंड ऑफ करके लिख लो 1.38। 1.375 था ना, तो 1.38। नेक्स्ट, तीसरा, डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज, सबसे सिंपल। DCL का क्या फॉर्मूला था? DOL इंटू DFL। तो DOL कितना है हमारा 1.27 इंटू 1.38, तो ये आ जाएगा हमारा DCL 1.27 इंटू 1.38, 1.7526, 1.7526। तो ये राउंड ऑफ करके लिख दिया हमने 1.75। ठीक है, यहाँ तक हो गया पूरा? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ये हमारा पार्ट एक कंप्लीट हो गया। पार्ट बी पर चलते हैं। पार्ट बी थोड़ा सा ट्रिकी है, इसलिए ध्यान देना। पार्ट बी में भी दो बातें थी। पहली बात थी कि अगर सेल्स हमारी जो है वो इंक्रीज कर रही है बाय 20%, तो EPS में क्या होगा, है ना? यही था ना, सेल्स अगर हमारी इंक्रीज कर रही है 20% से। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि सेल्स और EPS वाला फॉर्मूला किस में था? DOL में, DFL में या DCL में? जिसको याद है वो मुझे वैसे ही बता सकता है, और जिसको याद नहीं है फॉर्मूले, कोई वाली दिक्कत वाली बात नहीं है, आप देख के बता सकते हो। ठीक है, अब प्रैक्टिस करते करते आ जाता है। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि फॉर्मूले किसी को याद रहते हैं, किसी को याद नहीं रहते। जिसने ज़्यादा प्रैक्टिस करी है उसको याद रहते हैं। हाँ, तो मैं क्या पूछ रही थी? EPS वाला और सेल, ये दोनों चीज़ें किस में आती हैं? अच्छा, जिस पर पता नहीं है, जिसको फॉर्मूले है, उसको मैं नोट्स दिखा देती हूँ। देखो, परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ये किस में था हमारा? इसमें भी नहीं था, इसमें भी नहीं था, इसमें है। किसमें? कंबाइंड लेवरेज। तो कंबाइंड लेवरेज में फॉर्मूला था परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो सबसे पहले तो हमें यही पता करना है ये किस में आता है। ठीक है, तो DCL में आता है परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। अब देखो, DCL हमने अभी कैलकुलेट किया है 1.75, परसेंटेज चेंज इन EPS ये तो हमें कैलकुलेट ही करना है, तो ये ऐसे ही रह जाएगा। और परसेंटेज चेंज इन सेल्स, देखो यहाँ पर दे रखा है हमें सेल्स इंक्रीज बाय 20%, यानी कि सेल में 20% से बढ़ा। चेंज तो आया है ना, चाहे बढ़ते हैं या फिर घटता है, चेंज तो होता है ना। चेंज का मतलब तो है परिवर्तन। परिवर्तन हो सकता है इंक्रीज हुआ हो या तो डिक्रीज हुआ हो। तो कितना परिवर्तन आया, मतलब कितना चेंज आया, कितना चेंज आ गया है, बताओ बताओ। परसेंटेज चेंज इन सेल्स आया है, मैं ये क्यों लिख रही हूँ, डायरेक्ट लिखूंगी यहाँ पर 20%। ठीक है, अब यहाँ से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं परसेंटेज चेंज इन EPS। ये राउंड ऑफ के बोल रही हूँ मैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, आ जाएगा। सॉरी, राउंड ऑफ नहीं बोलना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 1.75 को इंटू 20 से कर दो,
35%। परसेंटेज चेंज इन ईपीएस हो गया 35%। थोड़ा सा ध्यान और देना है आपको अच्छे से। देखो सेल्स इंक्रीज हुई थी 20% से, तो यानी कि सेल में चेंज कितना आया है 20%, मैंने वहाँ लिख दिया। डीसीएल हमने अभी कैलकुलेट किया था, मैंने वो लिख दिया। और परसेंटेज चेंज इन ईपीएस वैसा का वैसा ही लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई किया 1.75 इंटू 20 तो आ गया 35, यानी कि परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, ईपीएस में कितना चेंज आया है, ईपीएस में चेंज आया है 35%। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर सेल्स में इंक्रीज होगा 20% से तो ईपीएस में भी इंक्रीज होगा 35% से। सेल्स में इंक्रीज होगा 20% से तो ईपीएस में भी इंक्रीज होगा 35%। तो जो हमारा पहला ईपीएस होगा उसमें हम क्या कर देंगे 35% प्लस कर देंगे तो हमारा न्यू ईपीएस आ जाएगा। तो देखो ओल्ड ईपीएस हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर रखा था 1.3, और अगर हमारी सेल्स इंक्रीज कर जाएगी 20% से तो हमारे ईपीएस में इंक्रीज हो जाएगा 35% से। तो 1.3 में हम 35% इंक्रीज कर देंगे। तो देखो 1.3 में अगर 35% बढ़ोतरी हो जाए तो आ जाएगा 1.755, तो उसको राउंड ऑफ कर देंगे 1.76। आ गया? अगर ये समझ में आ गया तो नेक्स्ट वाला पार्ट बहुत ईजी है, ठीक है। इसमें नहीं आया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे तो आपको आ ही जाएगा, आना ही चाहिए। नहीं भी आया तो कमेंट करना, मैं बताऊंगी, ठीक है, लेकिन आपको आना चाहिए। बिकॉज ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में फंसाएं, इससे बढ़िया आप यहीं फंस जाओ और इन्हें सॉल्व कर लो। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं बी पार्ट का सेकंड वाला, ठीक है। उसमें बोल रहे थे सेल्स डिक्रीज्ड बाय 20%। पहले में इंक्रीज हो रही थी, इसमें डिक्रीज होती है, सेल डिक्रीज बाय 20%, ठीक है। अगेन, और हमें पता क्या करना है ईपीएस, तो ईपीएस और सेल्स दोनों किस में आते हैं फॉर्मूले में, कंबाइंड लेवरेज में, अभी बताया था, है ना। तो कंबाइंड लेवरेज का फॉर्मूला लिखेंगे डीसीएल का परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। अब डीसीएल हमारा अभी हमने कैलकुलेट किया था, कितना था 1.75, ये रहा। तो डीसीएल हमने कैलकुलेट किया था 1.75, ये तो हमें कैलकुलेट ही करना है, तो इसको एज इट इज लिख देंगे परसेंटेज चेंज इन ईपीएस को। बाकी बचा अपना परसेंटेज चेंज इन सेल्स। परसेंटेज चेंज इन सेल्स यानी कि सेल में डिक्रीज हुआ है, मैंने अभी आपको बताया था, चाहे इंक्रीज हुआ हो या डिक्रीज, मतलब ही ये होता है कि चेंज आया है, ठीक है। आपकी सैलरी इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है, इसका मतलब क्या है, आपकी सैलरी में चेंज आया है, तो वही चीज़ है। तो चेंज कितने का आया 20% का। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस आ जाएगा। तो वही 1.75 को इंटू करोगे 20 से तो ये आ गया 35। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आपने सेल्स में कमी कर दी 20% से तो हमारा ईपीएस में भी कमी आ जाएगी 35% से। एक बार मेरे साथ साथ बोलो, अगर सेल्स में कमी आ जाएगी 20% से तो ईपीएस में भी कमी आ जाएगी 35% से, 35% से, ठीक है। तो देखो हमारा पहला ईपीएस क्या था, और उसमें से जब 35% कम हो जाएगा ना, क्योंकि सेल कम हो गई 20%, तो ईपीएस हमारा कम हो जाएगा 35% से, तो फिर न्यू ईपीएस आ जाएगा। तो ओल्ड ईपीएस हमारा कितना था 1.3, और इसमें से हम 35% माइनस कर देंगे, हमें न्यू ईपीएस आ जाएगा 1.3 माइनस 35%, तो ये आ गया 0.845, राउंड ऑफ करो 0.85 आ जाएगा। ये हो गया। अगर कोई भी दिक्कत हो तो कोई झिझकने वाली बात नहीं है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। कहीं भी आपको कोई दिक्कत आई हो कि ये फॉर्मूला कैसे आ गया, ये क्या कर दिया, कोई भी दिक्कत आई हो, कुछ भी कैसी भी, आप पूछ सकते हो बेझिझक।
तो आज के लिए बस इतना ही। होली मुबारक आप लोगों को। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। किसी का कहीं रह गया हो तो एक बार देख लो। ये क्वेश्चन का ए पार्ट था, बी पार्ट था। ए पार्ट में 3 लेवरेज पूछे गए थे, तीनों हमने कैलकुलेट कर लिए। इसको लाइन पे थोड़ी और खींचते हैं अपन। और उसके बाद बी पार्ट था जिसमें एक में पूछा था अगर सेल इंक्रीज कर जाए 20% से तब ईपीएस में क्या होगा। और बी पार्ट के सेकंड में था अगर सेल डिक्रीज कर जाए 20% से तब ईपीएस क्या होगा। तो हमने सब कुछ कैलकुलेट कर दिया है। उम्मीद है आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो, साथ के साथ आपको प्रेजेंटेशन भी अच्छे से आई हो। इस तरीके से एकदम सुंदर तरीके से प्रेजेंट करके आना ताकि आपका हाफ मार्क भी ना कट सके। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। इफ़ द वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू देन हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर मेट्स एज वेल इफ इट इज़ शेयर कर दो भाई। ठीक है, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आपके दोस्त को भी अच्छा लग सकता है, तो उसका भी कुछ भला हो जाएगा, क्लियर कर जाएगा, बंदा आपको दुआ देगा। ठीक है, एंड आप खुद लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करो। होली के दिन देख रहे हो, क्या मतलब क्या ही बोलूँ मैं आपसे। ठीक है, फिर भी आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। इतनी रात में होली सब बना रहे हैं, फिर भी हम यहाँ पर ये कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं, तो आपको भी थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।